आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है आज तक रेडियो का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। आज तारीख है 7 मई। 7 मई की तारीख भारत में इसलिए भी खास है क्योंकि आज होती है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सालगिरह। बांग्ला साहित्य के जरिए पूरी हिंदुस्तानी तहजीब में अपने गीत, कविता और संगीत के जरिए नई चेतना फूंकने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मतिथि आप सबको मुबारक। तो क्या है आज के दिन भर में? आज बात होगी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पर, सुप्रीम कोर्ट के केंद्र से पूछे सवालों पर, जानेंगे कि बैंगलोर क्यों बन गया है दक्षिण भारत में कोरोना का एपिसेंटर। फिर बात होगी म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी की जो कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को हो रही है। इसके बाद अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की रोजगार रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे और फिर सुनेंगे हमारे खास सेगमेंट उम्मीदों के रोशनदान में आज की कहानी। लेकिन उससे पहले सुनते हैं हेडलाइंस नितिन ठाकुर से। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली को एक दिन में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा। अगले आदेश तक हर रोज 700 मीट्रिक टन की सप्लाई होती रहनी चाहिए। केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने कहा है कि अगर हम कोविड के खिलाफ स्ट्रांग मेजर्स अपनाते हैं तो ऐसा संभव है कि देश में कोविड की तीसरी लहर कहीं ना आए। इसके ठीक उलट राघवन ने बुधवार को कहा था कि कोविड की तीसरी लहर जरूर आएगी। एम.के. स्टालिन ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। स्टालिन ने अपना कार्यभार संभालने के बाद कोरोना राहत के रूप में हर परिवार को 4,000 रुपये की मदद की घोषणा की। 2,000 रुपये की पहली किश्त मई महीने में दी जाएगी। वहीं AINR कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी ने यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के सीएम के रूप में शपथ ली। कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड मैनेजमेंट न कर पाने में सिस्टम फेल नहीं हुआ है, बल्कि मोदी सरकार फेल हुई है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के ऑफिस अटेंडेंस नियमों में बदलाव किया है। इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हर समय फोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के जरिए संपर्क में रहना होगा। आज वरिष्ठ हिंदी पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव थे। कई वरिष्ठ पत्रकारों और राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और भारत में कोविड से बढ़ते मामलों के मद्देनजर श्रीलंका ने भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन, UAE, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका समेत कई देश भारत से आने वाले यात्रियों पर पहले ही रोक लगा चुके हैं। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कोरोना की दूसरी लहर से देश में त्राही त्राही है। इस बीच तीसरी लहर के अंदेशे ने सबको डरा दिया है। लेकिन काम डरने से नहीं चलेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी लहर से पहले जैसी बेफिक्री थी वो बेफिक्री हम तीसरी लहर में नहीं दिखाएं। क्योंकि तीसरी लहर में खतरा बच्चों पर भी मंडरा रहा है। सोचिए, बच्चे चपेट में आएंगे तो क्या होगा? बच्चों को आइसोलेट करना मुश्किल होगा, वो खुद से डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, अस्पताल नहीं जा सकते। तो ऐसे में गाज पेरेंट्स पर गिरने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीसरी लहर की चपेट में बच्चों के आने की संभावना पर चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे, तो सरकार ने इसको लेकर क्या प्लानिंग की है? वैक्सीनेशन कितना हुआ है? बच्चों को वैक्सीन लगाने पर क्या विचार हो रहा है? फिलहाल केंद्र सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। वहां पीडियाट्रिक कोविड केयर वार्ड बनाने की कवायद शुरू हो गई है। हर जिले के कलेक्टर और नगरपालिका को पहले से ही निर्देश दे दिए गए हैं। बाकी के राज्य में इस तरह की कोई हलचल नहीं देखी गई है। तो कोरोना की इस तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा होने की जो बात है, इसका आधार क्या है? क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं बच्चों में और क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अरविंद तनेजा से। जो सिम्टम है वो यही नॉर्मल जो खांसी जुकाम के सिम्टम होते हैं, सिर्फ ये है कि बच्चों में पेट खराब ज्यादा बन रहा है। बच्चों को कोविड की वजह से उल्टियां, दस्त वगैरह उनको हो रहे, पेट में दर्द, ये सिम्टम है। और जो अभी बचने का तरीका यही है कि बहुत इन्फेक्शियस वायरस है ये,
तो एक बारी फैमिली तो सारे मेंबर इंक्लूडिंग बच्चे भी मास्क पहन के रखें जहां तक पॉसिबल हो। 2 साल से बड़े बच्चे जो होते हैं जो मास्क टॉलरेट कर लेते हैं वो घर में अगर हो तो मास्क पहन के रखें और उनके हाथ दिन में 4-5 बारी धुला। यही कंट्रोल है। लंबे अरसे के लिए अगर कंट्रोल करना है तो वैक्सीन ही जवाब है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वैक्सीन ही जवाब है, तो बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को कनाडा में मंजूरी मिल चुकी है, अमेरिका में भी अगले हफ्ते फैसला होना है, ब्रिटेन में भी इस पर विचार हो रहा है, तो भारत में इसकी स्थिति क्या है? क्या कोई वैक्सीन बनाई जा रही है? अगर पाइपलाइन में है तो कितना इंतजार करना होगा? देखिए, बच्चों के एज ग्रुप में तो ट्रायल्स अभी चल रही है लिटरेचर, तो इसलिए भारत में तो कोई वैक्सीन बच्चों में ट्रायल नहीं हुई है अभी तक, या उसके रिजल्ट पब्लिश नहीं हुए हैं। बट जैसे आपने बताया कि जैसे हमको मालूम है कि अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में बच्चों के ऊपर ट्रायल हुई है, वो भी अभी पब्लिश नहीं हुए उसके रिजल्ट। होपफुली बहुत जल्द ये पब्लिश हो जाएंगे और फिर परमिशन मिल जाएगी, पर किस उम्र से ये नहीं कह सकते। भारत का सिलिकॉन वैली, टेक्नोलॉजी का हब और सेंटर कहा जाने वाला बेंगलुरु अब कोविड का नया एपिसेंटर बनता नजर आ रहा है। वैसे तो पूरे कर्नाटक की हालात खराब हैं, लेकिन बेंगलुरु की स्थिति कुछ ज्यादा ही बदतर है। आप इसे ऐसे समझिए कि कर्नाटक में पिछले दिनों करीब 49,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, लेकिन इनमें से करीब 50% मामले, अगर नंबर्स में कहूं तो करीब 23,000 से ज्यादा अकेले बेंगलुरु से दर्ज किए गए। और अकेले बेंगलुरु में एक्टिव केसेस की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। कर्नाटक सरकार 10 मई से 2 हफ्ते के टोटल लॉकडाउन पर भी विचार कर रही है। तो इसकी वजह क्या है? बीबीएमपी यानी बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने हाल ही में एक सर्वे किया था कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिहाज से, और इसमें पता ये चला था कि 1 मई तक बेंगलुरु के करीब 48.5 लाख लोग कोविड मरीजों के संपर्क में आ चुके हैं। ऐसे में क्या बेंगलुरु न सिर्फ कर्नाटक का बल्कि पूरे साउथ इंडिया का कोविड हॉटस्पॉट बन गया है? और आखिर बेंगलुरु के इस तरह एपिसेंटर बनने की असली वजह क्या है? पूछा मैंने द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट भानु प्रकाश चंद्र से, जो बैंगलोर में ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बैंगलोर, अब सबको पता है ना, बैंगलोर आईटी सिटी है। आईटी सिटी में ट्रैवलिंग ज्यादा होता है, जो लोग बाहर से ज्यादा इधर आता है, इसकी वजह से एक कारण है। दूसरा है वो फेस्टिवल था युगादी, उसके समय में मार्केट सभी खुला था, ज्यादा भीड़ भी हो गया था। तो लोगों सारे हिंदुस्तान में कैसे सोचे, ऐसे ही सबने सोचा कि कोरोना गया है, इसलिए थोड़ा केयरलेस रह गया, इसलिए बढ़ते जा रहा है। अभी भी बढ़ते जा रहा है। हर दिन के कर्नाटक में 2-3 हजार ज्यादा ऐड हो रहा है बैंगलोर, पर्टिकुलरली बैंगलोर में। हाइजीन, पब्लिक में सोशल डिस्टेंसिंग है सभी नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से कर्नाटक में बढ़ रहा है। जो कर्नाटक बैंगलोर है वो बॉम्बे जैसे कर्नाटक में तो सेकंड सिटी से ना, उससे ज्यादा लोग आके रहते हैं। वो सब लोग वापस उनके गांव लौट गया है। अभी उधर केसेस भी ज्यादा हो रहा है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने 15 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया था, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। आप भी देख सकते हैं, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। लोग बाहर, बहुत लोग बाहर आ रहा है, मूवमेंट है लोगों का। लोग डर के हैं, वो अंदर ही है, घर के अंदर, वो नहीं बाहर आ रहे हैं। जो केयरलेस लोग हैं वो अभी भी बाहर आके हैं। और लॉकडाउन ही एक ही मेजर किया है गवर्नमेंट। अब बीच में एडवर्टाइजमेंट ऐसा देख के बोल रहा है कि मत आओ करके, उतना सफल नहीं हो रहा है। शुक्रिया भानु प्रकाश। और अब बात म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। कोरोना की दूसरी लहर में कई कोरोना पेशेंट्स ठीक होने के बाद एक दूसरी परेशानी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक आंख की बीमारी है जिसमें लोगों की जान को भी खतरा होता है। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। पिछले दिनों सूरत में 15 दिन के भीतर ऐसे 40 से ज्यादा केसेस सामने आए। तो ये बीमारी क्या है, गहराई से जानने के लिए हमने बात की आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवीन सखूजा से।
नवीन जी, पहले तो इस बीमारी के बारे में बताइए, इसके लक्षण क्या हैं और अपने लेवल पर हम क्या सावधानी बरत सकते हैं। सो म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय फंगस कॉल्ड म्यूकरमाइसीटीज, और ये जाके जब सांस लेते हैं तो लंग में चला जाता है या नाक के रास्ते से साइनसेस में चला जाता है। और एक बार ये साइनसेस में चला जाए तो ये साइनसेस में ये जो बिकॉज साइनसेस जो है ये आपके आंख की जो सॉकेट होता है उसके सारे आसपास होते हैं, वहां से इन्फेक्शन आंख के सॉकेट में चला जाता है। सॉकेट में चला जाए तो फिर ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, आंख इटसेल्फ खराब हो जाती है, अंधापन हो जाता है, बड़ी सीरियस बीमारी होती है और यहाँ से ब्रेन में भी जा सकता है। आंख में होता है यूजुअली जैसे आंख के पीछे अनएक्सप्लेन्ड पेन है, सिर के आंख के पीछे लाल हो गई है, आंख बाहर निकलने आ रही है, थोड़ी सी देखी आंख ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, लाल हो जाती है, पानी आ रहा है। कई बार उसके साथ साथ नाक से भी गंदा ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का डिस्चार्ज आने लग जाता है, अलॉन्ग कपल्ड विद आई प्रॉब्लम, मतलब आंख प्रॉब्लम, फेस प्रॉब्लम के साथ साथ। इसका मतलब है सिचुएशन इज क्वाइट सीरियस, एमआरआई की जरूरत और अदर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है टू चेक। और म्यूकरमाइकोसिस क्योंकि है भी बड़ी अनयूजुअल बीमारी है, इट इज नॉट कॉमन, सो रूटीनली लोगों के पास इसका इलाज या इसको डायग्नोज करने की आदत नहीं है, दे डोंट डू इट रेगुलरली, कभी कदाचित पेशेंट दिखते हैं इसके। सो आजकल इसके केस बढ़े हुए इसलिए हैं, या जो भी थोड़े बहुत केस जो दिखे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ये कोविड प्लस डायबिटीज प्लस स्टीरॉइड प्लस जो बाकी चीजें जिनकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। अपने आप स्टेरॉइड वेरॉइड मत लिया करें विदाउट द डॉक्टर हैविंग टोल्ड यू कि लेने चाहिए। अगर डायबिटिक है उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करें। और अगर कोई भी सिम्टम हो, जैसे कि लगे कि आपको आंख में कोई दिक्कत हो रही है, लाल हो रही है, दर्द हो रहा है, आंख की जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए आपको, अननेसेसरी पानी आ रहा है, बहुत नजर कम हो गई है, देन इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इमीडिएटली डॉक्टर से बात करें। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद इस बीमारी की चपेट में आ रहा है, तो कोरोना वायरस और म्यूकोरमाइकोसिस क्या किसी तरह से जुड़े हुए हैं? म्यूकोरमाइकोसिस जो है एक्चुअली ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये हमें हमेशा पता है कि म्यूकोरमाइकोसिस होता है, राइट। म्यूकोरमाइकोसिस को कोविड के केसेस में होने के 2-3 वजह है। एक, कोविड इटसेल्फ जो है इम्यून सिस्टम को थोड़ा डिप्रेस कर देता है, ऑल्टर कर देता है, डीरेगुलेट कर देता है। नंबर 2, कोविड में जो इलाज होता है वो एट सर्टेन स्टेजेस में स्टेरॉइड लेना पड़ता है, स्टेरॉइड से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तीसरी बात ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं या पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम है, उनको जब कोविड होता है और उनको स्टेरॉइड देते हैं तो उसमें तो आपका रिस्क और बढ़ गया ना, क्योंकि स्टेरॉइड भी मिल रहा है, कोविड की वजह से भी डीरेगुलेट हुआ हुआ इम्यून सिस्टम, और साथ में पेशेंट इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम समथिंग लाइक से डायबिटीज। तो बहुत खतरनाक बीमारी है, तो छोटी मोटी चीज नहीं। आंख निकालने का पर्पस ये होता है कि जैसे पूरा सॉकेट ही भर गया फंगस से, आंख खत्म हो गई है, तो उसको निकाल देते ताकि उसको एक तरीके से जिसको कहते हैं डी बल्क कर देते हैं। फंगस का इतना जो लोड पड़ा है वहां पे उसको तो निकाल के फेंके ना बाहर, उसको क्लियर आउट कर देते हैं। तो इसलिए आंख को इसलिए निकालना पड़ता है। इट इज नॉट कॉमन, जरूरी नहीं है ऐसे होता है, बट एंड दवाइयाँ भी हैं इसके इलाज के लिए, पर बीमारी बड़ी सीरियस है, इसकी फेटेलिटी बहुत हाई है, तो ब्रेन में भी चला जाता है ना वही साइनसेस से। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। कोरोना की महामारी ने उद्योग, कारखाने, काम धंधे सब चौपट कर दिए और इस चक्कर में कई लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। और अब हालात ये हैं कि वो घर बैठकर हाथ ही धो रहे हैं ताकि कम से कम संक्रमण से तो बचे रहें। खैर, एक रिपोर्ट आई है बेंगलुरु स्थित अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की, जिसमें कहा गया है कि पिछले साल देश में कोरोना ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी में ढकेल दिया। इसमें दावा किया गया है कि पिछले साल मार्च से भारत में महीनों चले सख्त लॉकडाउन ने करीब 10 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिया और इनमें से
15% को साल खत्म होने तक काम नहीं मिला। महिलाओं पर तो इसका और भी बुरा असर पड़ा। 47% महिला वर्कर रिस्ट्रिक्शन के खत्म होने पर भी रोजगार हासिल नहीं कर पाई और रिपोर्ट में उन लोगों को गरीब माना गया है जिनकी दैनिक आमदनी 375 रुपए यानी $5 से भी कम है। तो एक तय मानक दैनिक आमदनी से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की संख्या तो पहले ही भारत में करोड़ों में है। इस बारे में कई रिपोर्ट्स भी आती रही हैं महामारी से पहले भी। अब महामारी के बाद जब ये रिपोर्ट छपी है तो कहीं वो भी आंकड़ा तो इसमें शामिल नहीं हो गया है। सिर्फ कोविड के कारण गरीबी में जाने वाले आंकड़ों को सेपरेट कैसे रखा गया, ये हमने पूछा इस रिपोर्ट को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर अमित बसोले से। बिल्कुल, तो ये आप सही कह रहे हैं कि पैंडेमिक से, कोविड से पहले भी लाखों करोड़ों लोग इससे कम आय में जी रहे थे। तो हम लोग ने ये देखा कि अधिक इससे अतिरिक्त लोग कितने उस रेखा के नीचे चले गए हैं ये। तो हम लोग ने एक अनुमान ये लगाया कि अगर लोगों की आय, पैंडेमिक ना होता तो आय कितनी बढ़ती। जैसे 18 से 19 में जितनी बढ़ी, अगर 19 से 20 में भी लोगों की आय उतनी ही वृद्धि होती तो गरीबी रेखा क्या होता। तो हमने ये पाया कि गरीबी कम हो जाती, यानी लोग उस रेखा से ऊपर उठते क्योंकि लोगों की आय बढ़ रही थी। वो उसके बनाम वास्तव में क्या हुआ कि ज़्यादा लोग उस रेखा के नीचे चले गए। तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि केवल पैंडेमिक की वजह से हुआ, लेकिन ये आंकड़ा इतना अचानक बढ़ गया और इतना ज़्यादा बढ़ा कि और कोई वजह होना बहुत मुश्किल लगता है। यही लगता है कि जो लोगों की नौकरियां चली गईं और बाद में जो काम मिलने में दिक्कत हुई कई महीनों तक, उसका यही मुख्य कारण हम लोग को नजर आता है। तो अमित जी, इस रिपोर्ट को तैयार करने में किस किस रिपोर्ट को आधार बनाया गया, कैसे ये आंकड़ा जुटाया गया? जी, तो इसमें डाटा जो इस्तेमाल हुआ है वो 2-3 प्रकार का है। एक तो ये सीएमआई जो संस्था है, जो सर्वे करती है, जिनके नेशनल सर्वेस होते हैं, वो उनका काम ही ये है, तो उनका डाटा हम लोग ने काफ़ी इस्तेमाल किया। ये जो मैं आपको आंकड़े बता रहा था, नौकरी जाने वाले या फिर इनफॉर्मलाइजेशन के या फिर गरीबी रेखा वाले, ये ज़्यादातर सीएमआई के इनकम और एम्प्लॉयमेंट डाटा पर आधारित आंकड़े हैं। दूसरा जो हम लोग का स्रोत है, वो है जो हम लोग खुद सर्वेस किए हैं। अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में किए हैं और कई संस्थाओं ने पिछले साल सर्वे किए कि कोविड की वजह से क्या हालत हो रही है कामगार वर्ग की। तो इस टाइप के सर्वे हम लोग ने काफ़ी इकट्ठा किए और उसका एनालिसिस भी किया। अब उन सर्वे के बिना पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरे राष्ट्र की क्या स्थिति है, क्योंकि वो राष्ट्रव्यापी सर्वे नहीं है। वो किसी स्टेट में किए गए या किसी गुट के साथ किए गए सर्वे हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग होता है। लेकिन फिर भी रिपोर्ट के बनाते समय हम लोग ने ये ध्यान रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे देखें और सबको इकट्ठा करके एक अनुमान लगाएं कि रोजगार की क्या स्थिति है, आय की क्या स्थिति है। अच्छा, अब चूंकि दूसरी लहर है और लॉकडाउन लगने ही लगा है, तो फिर वही नौकरियों का संकट है। तो आपने क्या रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए हैं ताकि इस हालात से निपटा जा सके? हाँ, ये बिल्कुल बहुत अहम सवाल है। तो एक मैं बात कह दूं कि पहली लहर में ये हुआ कि इन सब परिणामों की वजह से लोगों की खुराक कम हुई है और एजुकेशनल आउटकम्स तो आपको मालूम ही है कि हो रहे हैं और लोगों ने उधार लिया है, कुछ गहने-वहने, ज़मीन बेचनी पड़ी है। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए और ये भी देखते हुए कि सेकंड वेव की वजह से या तो ऑफ़िशियल या तो अनऑफ़िशियल लॉकडाउन होने वाले हैं, हो भी रहे हैं और होने वाले हैं। ये ज़रूरी है नियंत्रण के लिए। तो हमारा ये सुझाव है कि हम लोग को मालूम है कि क्या करने की ज़रूरत है पिछले साल के अनुभव के बिना पर। वो ये कि अगर लॉकडाउन होने वाला होगा तो ज़ाहिर है लोगों की नौकरियाँ जाने वाली हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में जो लोग हैं, वो सफ़र करने वाले हैं। तो राशन जो है, वो पिछली बार जो हम लोग ने किया था नवंबर तक गरीब कल्याण अन्न योजना का पैकेज, कम से कम उतना तो होना ही चाहिए 2021 के आखिर तक, ऐसा हम लोग ने सुझाव दिया है। दूसरा ये कि कैश ट्रांसफर जो अभी तक हुए हैं बहुत कम है। केंद्रीय स्तर पर सिर्फ 1500 रुपए पिछले साल लोगों को मिले थे जनधन अकाउंट के द्वारा। तो इसमें 2 चीज़ों का विस्तार ज़रूरी है। एक तो ज़्यादा कैश मिलना चाहिए क्योंकि नुकसान लोगों का बहुत हुआ है। तो हम लोग ने 5000 रुपए की 3-3 किश्तें का सुझाव दिया है, 15,000 रुपए प्रति परिवार, और जितने परिवार हो सकें गरीबाई रेखा के नीचे से उतने पहुँचे जाएँ। सिर्फ जनधन तक सीमित ना रखा जाए, ये भी सुझाव दिया है। तीसरा, मनरेगा बहुत ही अहम है। ये देखा है हम लोग ने कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो उसका एलोकेशन बढ़ाया जाए क्योंकि इस बजट में उसका एलोकेशन फिर कोरोना के पहले के स्तर तक चला गया है, 72,000 करोड़ के आसपास।
तो वो कम से कम 1 लाख करोड़ तो होना ही चाहिए जो पिछले साल था, या ज़्यादा ही हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है रिवर्स माइग्रेशन वगैरह की वजह से। तो हम लोग ने ये भी सुझाव दिया है कि मनरेगा का एलोकेशन बढ़ाया जाए। और लास्ट एक बिंदु मैं बता दूँ आपको कि जो अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आशा आंगनवाड़ी वाले हैं, ऐसे कई लाखों वर्कर्स हैं जो ग्रास रूट्स पे कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको केवल टोकन अप्रिसिएशन ना किया जाए, उनको एक हार्डशिप अलाउंस दिया जाए 6 महीने के लिए बाकायदा, जिससे मतलब उनका जीवन यापन अच्छा रहे और उनको लगे कि अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये अलाउंस 30,000 रुपए हम लोग ने कहा है दिया जाए इन वर्कर्स को। ये सारे अगर हम लोग करेंगे इस टाइप के कार्यक्रम, और मनरेगा को शहर में भी अगर लागू करने का एक प्रयास किया जाए, तो इससे खर्च तो सरकार का ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन जो सेफ्टी नेट बनेगा, वो दूसरी लहर में जो परिणाम पहली लहर के ऊपर आने वाले हैं, उसका मुकाबला करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लोगों को और खस्ता हालत नहीं होगी। उनको थोड़ा एक कुशन मिलेगा, अगर लॉकडाउन होने वाले हों तो भी। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट उम्मीदों के रोशनदान की। चलते हैं नितिन ठाकुर के पास और सुनते हैं आज की कहानी, उम्मीदों का रोशनदान। इस वक्त के कंधे पर कितने जनाजे हैं। हम अपने चारों तरफ मौत की खबरों से घिरे हुए हैं। ये समय का वो हिस्सा है जब जिंदगी की न्यूनतम शर्तों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से झुंझलाते डॉक्टर्स, एजेंसियों के बाहर नजर की हद तक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर खड़े लोग, कोर्ट में सरकारों की आपसी झड़प, कितना कुछ दिखा दिया है इस वक्त ने। लेकिन इसी वक्त ने हमें कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाया है जो आम होकर भी इंसानियत के हीरो हैं। ऐसी एक शख्स हैं शाहिद खान। भोपाल में ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट में मेंटेनेंस का काम देखते हैं। उस दौर में जब भोपाल एक एक सांस के लिए तरस रहा था, शाहिद ने बिना अपनी परवाह किए दिन रात एक करके प्लांट की ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचाया और अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन किया। कई बार तो बिना सोए 48 घंटों तक इस अस्पताल से उस अस्पताल तक ऑक्सीजन यूनिट मेंटेन करते रहे। अफसोस कि शाहिद को खुद कोरोना हो गया। घर पर आइसोलेट हुए और बिस्तर पर लेटे हुए खुदा से दुआ करते थे कि परवरदिगार मुझे ठीक कर दे ताकि मैं और लोगों के काम आ सकूं। रमजान के महीनों में दुआएं खाली नहीं जाती। शाहिद ठीक हुए और फिर वापस काम पर पहुंच गए। कहते हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा, उसकी फितरत है गुजर जाना। ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन जब कभी किसी मुश्किल दौर को याद किया जाएगा तो शाहिद खान और उनके जैसे अनगिनत हीरोज का जिक्र जरूर आएगा। उम्मीदों के रोशनदान में फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। और चलते चलते याद करते हैं उर्दू अदब के बड़े नामवर शायर जनाब शमीम हनफी साहब को, जो कल इस दुनिया को अलविदा कह गए। प्रोफेसर हनफी एक शायर और क्रिटिक थे। उन्होंने गालिब एकेडमी, अंजुमन तरक्की उर्दू, गालिब इंस्टीट्यूट और रेख्ता जैसी कई अदबी और समाजी संगठनों के साथ काम किया। तो चलिए याद करते हैं हनफी साहब को उनकी एक गजल से। तीरगी चांद को इनाम वफा देती है, रात भर डूबते सूरज को सदा देती है। मैंने चाहा था कि लफ्जों में छुपा लूं खुद को, मैंने चाहा था कि लफ्जों में छुपा लूं खुद को, खामोशी लफ्ज की दीवार गिरा देती है। कोई साया तो मिला धूप के जिंदानी को, कोई साया तो मिला धूप के जिंदानी को, मेरी वहशत तेरी चाहत को दुआ देती है। कितनी सदियों के दरीचे में है बस एक वजूद, कितनी सदियों के दरीचे में है बस एक वजूद, जिंदगी सांस को तलवार बना देती है। शमीम हनफी साहब। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले सुनाता हूं आपको चिट्ठी राकेश सून की, जो आज तक रेडियो के लिसनर हैं। उन्होंने हमें ईमेल किया है और कहा है कि वो हमारे सभी पॉडकास्ट सुनते हैं। उन्होंने हमारी सहयोगी खुशबू की न्यूज़ प्रेजेंटेशन की तारीफ की है। राकेश जी, खुशबू के बिहाफ पर मेरी तरफ से शुक्रिया कबूल कीजिए। राकेश जी ने कहा है कि 5G टेस्टिंग को लेकर सोशल मीडिया में बहुत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, आप लोग इस पर कोई रिपोर्ट बनाइए। तो राकेश जी, फैक्ट चेक में हमने इस टॉपिक पर चर्चा की है, आप उसे सुनिएगा।
और इस ईमेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपके पास भी है कोई सलाह, सुझाव, सवाल या सराहना तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। और हाँ, सोशल मीडिया की खिड़कियों से झांकते हुए भी हमें हाय हेलो कीजिए, क्योंकि आपका आज तक रेडियो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और टेलीग्राम पर मौजूद है। तो इस पॉडकास्ट की साउंड डिजाइनिंग की थी हमारे होनहार साथी अमृत रेगी ने, और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। नमस्कार।